हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हुए हम अपनी एसएम की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। देखो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने किसका एनालिसिस देखा था। इंटरनल की जगह क्या था यहाँ पे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हमने देखा था कि हमें क्या पता चलता है, हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। लेकिन मैं एक चीज बताओ, मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल है, लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता कि वो फुलफिल करने की आपके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, तो क्या आप उसको पूरा कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने सोचा हम भी टावर लगा देते हैं, है ना। कितने पैसे चाहिए उसमें, करोड़ ऑफ रुपीज, और आपकी जेब में कितने थे, 100 रुपए। क्या कर पाओगे, 100 रुपए, 10,000, 50,000, क्या उसमें आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरनल एनालिसिस। खुद का एनालिसिस करो कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या सब कुछ है। ठीक है, रीड करते हैं, बड़ा इजी सा चैप्टर है, थोड़े से टॉपिक्स हैं और आना इसमें से भी 10 मार्क्स का है ना। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपके 5 चैप्टर है 50 मार्क्स, तो हर में से ऑन एन एवरेज कितने का आता है, 10 मार्क्स। बड़ा इजी सा चैप्टर। इंट्रोडक्शन है, रीड करते हैं, इसमें जस्ट रीड लिख लेना। द इंटरनल एनवायरमेंट इंक्लूड्स पीपल, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। बेसिक सा बताया कि इंटरनल एनवायरमेंट में हमें क्या क्या देखना होता है, कि हमारे पास रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कौन है हमारे साथ, प्रोसेस, हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या हमारे बिजनेस करने के प्रोसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, हमारा एडमिन स्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका कल्चर कैसा है। आपने जैसे किसी किसी कंपनी का सुना होगा कि भाई उनका कल्चर तो बहुत अच्छा है, वहां पे काम करने में तो मजा आ जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज कैसी होती है, यार कितनी बेकार कंपनी, कितना अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन कल्चर बहुत खराब है, तो एम्प्लॉइज वहां पर टिकेंगे ही नहीं, है ना। Together shaping how an organization functions and define its identity. Generally, stakeholders include, देखो यहाँ मैंने वर्ड लिखा है stakeholders, शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर मतलब जिन जिन पे भी किसी भी डिसीजन, किसी भी पॉलिसी का इफेक्ट आता है। मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस, लोकल ग्रुप्स. Each stakeholder group will be affected by the business strategy that the organization choose and implements. जिसपे भी बिजनेस स्ट्रेटेजी का इफेक्ट आता है उसकी चूज करने से, इंप्लीमेंट करने से, दैट इज योर स्टेक होल्डर। डन है। फिर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मेंडेलॉज मैट्रिक्स। इसको ना देखो ऐसा मान लो बहुत ज्यादा इजी है, वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ते ही समझ आ जाएगा आपको। मेंडेलॉज मैट्रिक्स क्या होता है, मेंडेलॉज स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, इसमें हम स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करते हैं। हेल्प्स मैनेज स्टेक होल्डर्स बाय एनालाइजिंग देयर पावर, कि उस स्टेक होल्डर में पावर कितनी है, इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रेटेजी, मतलब उस स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं कर सकता, एंड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कितना। कई लोग होते हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, उनको फर्क कुछ नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से, इन्फ्लुएंस उनका क्या है, इंटरेस्ट कितना है और इन्फ्लुएंस पावर कितनी है। Commitment to organizational success. It categorizes stakeholder into groups based on these metrics, guiding how to prioritize and engage them. देखो ये आपका डायग्राम है, आप भी एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो, इसका कुछ इजियर वर्जन भी निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं, एक अपना चार्ट बना देते हैं इसे, पावर या इन्फ्लुएंस वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और इंटरेस्ट हमारा आ जाता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब हमारा पहला क्या है, कीप सेटिस्फाइड, किसमें आ रहे हैं ये देखो, पावर हाई है, इंटरेस्ट क्या है, लो है। कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स, ये कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी पावर तो हाई है, डिसीजन तो इम्पैक्ट कर लेंगे, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे या ना करे। अब आप सोचोगे ऐसे कौन से होंगे भाई, जिसकी आपको माननी भी पड़ेगी स्ट्रेटेजी बनाते टाइम, लेकिन उनको कंपनी की ग्रोथ से फर्क भी नहीं पड़ता। ये होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट, कस्टमर, बैंक्स, इनका इम्पैक्ट तो बहुत आता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड करेगी आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे, कस्टमर की प्रेफरेंस डिसाइड करेगी कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, है ना। पावर बहुत है इनके पास, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है नहीं कर रही, बहुत मिनिमल इफेक्ट होता है। जिनकी पावर हाई होती है और इंटरेस्ट लो होता है। हाई पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल,
Organization should put in enough work with these people to keep them satisfied with their intended information on a regular basis. उनको intended information provide करते रहो, चिढ़ने नहीं चाहिए। ये पता है एक चीज बता दूं, ये क्या होते हैं, जैसे शादियों में फूफा होते हैं ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता शादी अच्छी जा रही है बुरी जा रही है, लेकिन शादी में क्या काम कैसे हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने में इनकी पावर बहुत होती है। तो ये एक तरह से याद करने के लिए सिर्फ देखो, किसी की फूफा जी अच्छे हो तो फ्रेंड मत होना, कीप सेटिस्फाइड, इनको सेटिस्फाइड रखना सबसे पहले जरूरी होता है, चाहे दूल्हा दुल्हन का कुछ हो जाए। तो कीप सेटिस्फाइड कौन सा होता है, हाई पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है। फिर आपके आते हैं की प्लेयर्स। की प्लेयर्स जो एक्चुअल में मैदान में उतर के काम करते हैं, जो एक्चुअल में बिजनेस में काम करते हैं, इनकी पावर भी हाई होती है, इंटरेस्ट भी हाई होता है, इनको फर्क भी पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, क्लोजली मैनेज करते हैं बिजनेस को, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, रेगुलरली बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इसमें पता है कौन आते हैं आपके, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, जिनका डिसीजन पे भी इंपैक्ट होता है, इनको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से भी फर्क पड़ता है। हाई पावर हाईली इंटरेस्टेड पीपल। Organization's aim shall be fully engage this group of stakeholders, making the greatest efforts to satisfy them. Take their advice, इनके एडवाइस लो, क्योंकि इनके पावर भी है और इनको फर्क भी पड़ता है, इन्फ्लुएंस भी है, इंटरेस्ट भी है। Build actions and keep them informed with all information on a regular basis. अगर मैं शादी वाले एग्जाम्पल से कंटिन्यू करूँ तो these are your parents, जिनका पावर भी होता है डिसीजन लेने में और उनका इंटरेस्ट भी होता है, उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि फीडिंग फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है वो अच्छे से मैनेज हो जाए, ठीक है। कीप सेटिस्फाइड, जिनको सेटिस्फाइड रखना है, हाई पावर लो इंटरेस्ट। की प्लेयर्स हाई पावर हाई इंटरेस्ट, क्लियर है यहाँ तक। लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स, लो प्रायोरिटी, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना उनकी पावर ज्यादा है ना उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, लो पावर लो इंटरेस्ट पर। ऑर्गेनाइजेशन शैल ओनली मॉनिटर देम एंड नो एक्शंस टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन। मॉनिटर करो, ध्यान रखो कि कुछ ऐसा ऊंच नीच ना कर दे, लेकिन एक्शंस नहीं लेने, इनके एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करें, ये तो कुछ भी सोचेंगे, इनको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकली मिनिमल एफर्ट शैल बी स्पेंट ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स while keeping an eye to check if their level of interest or power changes. बट इन पे एक नजर रखनी पड़ती है कि इनका इंटरेस्ट या पावर चेंज तो नहीं हो गया, क्या ये अब ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं हो गए, या इनकी पावर चेंज तो नहीं हो गई है। एग्जाम्पल बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे देखो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स है, उसमें कुछ भी छप जाता है बिजनेस के बारे में, अच्छा बुरा रूमर्स के बेसिस पे कुछ भी, तो आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते 100%। आप हर बात पे एक्शन नहीं ले सकते। अब कोई सेलिब्रिटी है, कोई पिक अपलोड करता है ना, उसमें कोई अच्छा कमेंट करता है, कोई बुरा करता है, क्या वो सबको रिप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो हम सब पे एक्शंस नहीं लेंगे, लेकिन एक नजर जरूर रखनी पड़ेगी कि उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं छाप दिया कि एकदम से हमारा बिजनेस डिक्लाइन हो जाए। तो इन पे क्या रखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी, इन पे आई रखनी पड़ेगी टू चेक if their level of interest or power changes. अब शादी वाले एग्जांपल में पता है कौन है, घर के बच्चे, बच्चों की ना तो पावर होती, ना तो उनके कोई डिसीजन में सुनता, ना उनका कोई इंटरेस्ट होता, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है ना, वो अपना मस्त है खेलने में, बट उन पे नजर रखनी पड़ती है ना। अगर बच्चे ने कोई शैतानी कर दी तो दिक्कत आ जाएगी, तो हमें उस पर क्या रखना पड़ेगा, आई टू चेक इफ देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट और पावर चेंजेस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है कीप इन्फॉर्म्ड शेयर होल्डर्स, जिनकी पावर कम होती है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है, चुगलखोर टाइप, पावर कम, इनको कोई फर्क नहीं, इनके पास कोई पावर नहीं, इनकी कोई सुनता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है इनका। ऑर्गेनाइजेशन शुड एडुकेटली इन्फॉर्म दिस ग्रुप ऑफ पीपल and communicate with them to ensure that no major issue arises. This audience can also help with real-time feedbacks and areas of improvement for an organization. For example, employees, vendors, supplier, legal experts, etc. जैसे employees है, पावर तो उनकी ज्यादा नहीं होती, मैं टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनकी पावर तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी, बोनस ज्यादा मिलेगा, एंड उनका रेपुटेशन भी तो इंक्रीज होगा ना, कितनी बड़ी कंपनी में काम करते, तो इनका पावर नहीं होती लेकिन इंटरेस्ट होता है। शादी वाले एग्जांपल में जैसे आपके जो बाकी नॉर्मल रिलेटिव्स होते हैं, पावर तो नहीं होती ना, उनका इंटरेस्ट होता है कि शादी वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाए। वेंडर्स, सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स जैसे कोई लॉयर हो गया, सीए हो गया, उसकी पावर इतनी नहीं है, दैट पर्सन इज वर्किंग विद इन द इंस्टीट्यूट, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, उनको उतना ज्यादा काम मिलेगा, उनकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी कि हम इस कंपनी के सीए, इस कंपनी के लीगल एडवाइजर है ना,
समझे? कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर. Strategies must recognize that environment is dynamic, causing stakeholders to shift between Mendelow's grid quadrants. Regular reanalysis is essential as changes like regulatory issues can alter stakeholder power and interest level. हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में तो नहीं आ गए. कोई जैसे रिसर्च एनालिस्ट को ऐसा तो नहीं जो लो पावर में, तो लेकिन एकदम से हाई पावर में आ गया, उनको कोई ऐसी न्यूज मिल गई जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, या कोई दूसरे क्वाड्रेंट में तो नहीं चला गया, तो हमें रेगुलरली एनालाइज करना होता है. ठीक है, क्या क्या देखा हमने? कीप सेटिस्फाइड, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, जैसे आपके गवर्नमेंट, बैंक्स, कस्टमर्स. फिर की प्लेयर्स, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लो प्रायोरिटी, लो पावर, लो इंटरेस्ट, मीडिया हाउसेस, न्यूज रिपोर्ट्स, मैगजीन्स. ठीक है. कीप इन्फॉर्म्ड, लो पावर, हाई इंटरेस्ट, वेंडर्स, एम्प्लॉइज और आपके लीगल एडवाइजर्स, ये सब कुछ. ठीक है, डन है? कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना. फिर आपके आते हैं स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स. स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है? ड्राइवर मतलब होता है जिसके कारण इफेक्ट आता है. तो स्ट्रेटेजी पे इनके कारण इफेक्ट आते हैं. क्या क्या? हमें ना 4 ड्राइवर्स पढ़ने हैं. इंडस्ट्री एंड मार्केट, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कस्टमर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट और सर्विस, एंड लास्ट में हम अपना पढ़ेंगे चैनल्स. हमें 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स पढ़ने. इन 4 चीजों से 4 इंटरनल ऐसी चीजें जिससे हमारी स्ट्रेटेजी पे फर्क आता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका है इंडस्ट्री एंड मार्केट. उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं. There can be varied ways to assess the current performance of a business and it is highly subjective based on the management's metrics and ways of doing business. आपको करंट परफॉर्मेंस असेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. It can either be profit driven, purpose driven or other metrics that management seems to fit in. But in general, the key strategic drivers include. वैसे तो आपकी स्ट्रेटेजी किस बेसिस पे डिसाइड होती है कि भाई आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है, अपने बिजनेस का पर्पस फुलफिल करना है, क्वालिटी अच्छी देनी है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है. लेकिन 4 मेन चीजें जिसपे आपकी स्ट्रेटेजी इंपैक्ट होती है. फर्स्ट, इंडस्ट्री एंड मार्केट्स. आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हो यार? एक चीज बताओ, अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, फर्क पड़ेगा ना आप कैसे डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हो. अगर आप रेस्टोरेंट्स वाली फूड इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, तो आप कैसा एम्बियंस प्रोवाइड कर रहे हो, कैसा फूड प्रोवाइड कर रहे हो. आप अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड लैपटॉप, मोबाइल फोन इस पे काम कर रहे हो, तो आप कितना एआई लेकर आ रहे हो, कितना एडवांस चल रहे हो, इससे फर्क पड़ेगा. तो आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, है ना. हर इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी अलग होती है. क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन कहाँ स्टैंड करता है, एंड इन द मार्केट इन विच इट ऑपरेट्स. सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू इंडस्ट्रीज. बेसिकली इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट दैट अ कंपनी मेक्स. और बेसिक जो उसका मेन प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे इंडस्ट्री डिसाइड करते हैं. जैसे मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस, बजाज ऑटो, सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है. और ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आ जाएंगे. जैसे मैं आपको बोलूं जारा, एच&एम, मैंगो, और वो आपके आ गए पैंटालून्स, रिलायंस ट्रेंड, ये सब किसमें आ गया? अपैरल इंडस्ट्री में. क्या मार्केट सब बिजनेस के लिए सेम होती है? हो ही नहीं सकती ना. प्रोडक्ट अलग, सर्विस अलग, तो मार्केट अलग. Market refers to all the buyers and sellers of a particular product or service, and so it would be incorrect to say that market is same for all business. अलग होएगी, शैम्पू की अलग होएगी, वीट की अलग होएगी, क्लोथ्स की अलग होएगी, टेलीकॉम की अलग होएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग, मार्केट अलग, कस्टमर्स होंगे. Each business has its own set of customers, that is market, and more so each product within a business has its own market. For example, for a FMCG brand selling shampoos, अगर कोई FMCG brand है शैम्पू सेल करती है, डेयरी प्रोडक्ट सेल करती है, फ्लोर सेल करती है, वॉशिंग पाउडर, सब कुछ, मतलब बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करती है. हर प्रोडक्ट लाइन की एक सेपरेट मार्केट होगी. तो कैटर एंड देयरफॉर बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक टू मार्केट ऑफ कंसर्न. हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड का शैम्पू तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है. डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन वॉशिंग पाउडर अच्छा निकल गया, अमूल का वॉशिंग पाउडर आ जाए, हो सकता है आपको ना पसंद आए, लेकिन दूध अच्छा है ना. हो सकता है मतलब किसी को अच्छा लगता है, किसी को ना लगता हो. तो हमें क्या देखना होता है कि कैसा प्रोडक्ट, कैसी मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं. फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऊपर का तो आप बेशक सिर्फ रीड भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत लिखने लायक समझ लेना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है, मैं आपको पहले बेसिक समझाती हूँ. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रेपुटेशन इन द मार्केट एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटिटर. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है
जो हमसे सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करे सिमिलर रेपुटेशन पे, वो हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। जो सिमिलर नहीं, थोड़े ज्यादा ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रही है, जिसकी बहुत ही ज्यादा ब्रांड रेपुटेशन है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंट कॉम्पिटिटर। जैसे हम आईफोन का एग्जाम्पल है, ठीक है, आईफोन एक लग्जरी फोन में आ जाता है, सैमसंग भी आ जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा हो गया डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में। लेकिन हम उससे कोई नॉर्मल कंपनी ले, हम ले सपोज रियलमी ले ले, रेडमी ले ले, या और कोई स्पाइस ले ले, या कोई भी ऐसी लोकल कंपनीज ले ले, वो और आईफोन, क्या ये डायरेक्ट कंपटीशन में? नहीं, दोनों है तो मोबाइल फोन की कंपनी, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है, बेस्ड ऑन द रेपुटेशन, ठीक है। A strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approaches and positions in the market. Companies in the same strategic group can resemble one another in any of the several ways. किस वे में रिजेंबल कर सकते हैं? They may have comparable product line, comparable product, similar products हो सकते हैं, sell in the same price, similar price, जैसे मैंने एग्जांपल लिया रेडमी का फोन और एप्पल का फोन सेम प्राइस रेंज में आता है, नहीं तो सिमिलर नहीं है, लेकिन आपको सैमसंग के जो हाई क्लास मॉडल्स है और आईफोन है वो सिमिलर रेंज में मिल जाएंगे। Emphasis the same distribution channel, use essentially the same product attributes to appeal to similar type of buyers, depend on identical technology सेम लगा रहे हैं, सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिमिलर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या होता है, ये इसमें पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टेप्स याद करने। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का आपको क्या याद करना है? डेफिनेशन लर्न कर लेना और ये प्रोसीजर लर्न करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री सच एज डिजाइन, क्वालिटी, फीचर्स वगैरह, कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में हम किस बेसिस पे बाइफरकेट कर सकते हैं, कि ये इस ग्रुप का पार्ट है, ये इस ग्रुप का पार्ट है। जैसे मैंने आपको रियलमी रेडमी एक पार्ट में बोल दिया कि इनमें नॉर्मल फीचर्स है, नॉर्मल प्राइस है। आईफोन सैमसंग अलग में रख दिया क्योंकि इसमें हाई क्लास फीचर्स और प्राइस भी ज्यादा है, तो हमने बेसिस डिसाइड कर लिया। प्लॉट द फर्म्स ऑन अ टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको दो वेरिएबल मैप प्लॉट कर दो। Assign firms that fall in about the same strategy space to same strategic group. जैसे अगर सपोज मैं ये बोलूं, हमने यहाँ पे देखा रेपुटेशन और यहाँ पे देखा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे GHI है, इसमें कौन से होंगे जिनकी सिमिलर रेंज और सिमिलर रेपुटेशन होगी? PQR, सिमिलर रेंज सिमिलर रेपुटेशन होगी। ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये सर्कल कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, पता है किस बेसिस पे है ये? Making the circles proportional to size of groups respective share of total industry sale revenue. Total industry में से उसकी सेल्स कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे हम प्रोपोर्शनेटली सर्कल ड्रॉ करते हैं। जिसकी कम होगी उसका छोटा, जिसकी बड़ी होगी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स उसका बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है ये चीज? तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फर्म्स को, कंपनीज को ग्रुप करा, प्लॉट करा, उनको टू वेरिएबल मैप पे असाइन करा, सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को, और लास्ट में क्या करा, सर्कल्स ड्रॉ कर दिए प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर, जिसका जितना शेयर होगा उसके बेसिस पे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ये आप रीड कर सकते हो पॉज करके, जो चीज आपको बताइए वही है, अलग अलग कंपनीज है उसका बताया है कि किस बेसिस पे ये सर्कल ड्रॉ करें। डन? क्लियर? फिर अपना एक टॉपिक आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स भी तो आपकी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करने में, डिसाइड करने में हेल्प करेंगे ना, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वो तो। कस्टमर्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, याद है? कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस, जिसको याद है कमेंट करके जरूर बताना। कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस क्या होता है? कस्टमर मीन्स हु परचेज द गुड्स एंड कंज्यूमर मीन्स हु कंज्यूम द गुड्स। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपके पेरेंट्स ग्रोसरीज परचेज कर रहे, दे आर कस्टमर्स। अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे, यू आर कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, पे कौन करता है? कस्टमर। क्वालिटी किसके बेसिस पे देखते हैं? कंज्यूमर। जैसे एक और एग्जांपल है आपके स्टडी मेट का, ये बेबी डायपर्स आर ब्रॉट बाय पेरेंट्स, तो वो ये देखेंगे भाई किस प्राइस का है। कस्टमर कौन है? पेरेंट्स, वो परचेज करते हैं। हु आर विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर हायर क्वालिटी, उनको चाहिए क्वालिटी अच्छी हो। While the real consumers are the babies, उनको क्या चाहिए? Comfort, precious now, चुभे ना वो चीज। Who are more concerned about comfort and easiness of the diaper. If babies do not accept the product, that is if consumers are not satisfied, अगर बच्चा ही satisfied नहीं है तो पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे ना, चाहे वो चीज कितनी सस्ती मिल जाए। It is difficult to retain the buyer, that is consumer, customer as well. अगर जो चीज को यूज कर रहा है वही सेटिस्फाइड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर आपके पापा आपके लिए एक आइसक्रीम लेकर आए, ठीक है, वो आइसक्रीम आपको अच्छी नहीं लगी, तो चाहे वो कितनी सस्ती हो या कितनी महंगी हो, दोबारा वो नहीं खरीदेंगे ना।
तो कंज्यूमर अगर क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टमर उसको परचेज नहीं करेगा। तो हमें पता है क्या करना होता है, कस्टमर को तो प्राइस पे सेटिस्फाई करना होता है और कंज्यूमर को क्वालिटी पे सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, रीड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स टू whom the organization product service are sold or provided is not only important but also the first step in deciding the product or service. Different customers may have different needs and require different sales model or distribution channel. हर का अलग सेल्स मॉडल होगा, हर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे ओल्ड एज ग्रुप है, वो क्या प्रेफर करेंगे, ऑफलाइन चैनल्स की लोकल स्टोर पे मिल जाए। जो अपने जैसे यूथ होंगे वो क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनको नहीं जाने का पसंद शॉप पे, है ना। From a pricing perspective, customer is of more importance. Price किसको पे करना है, कस्टमर को। From value creation and design, usability, consumer needs to be kept at center of decision making. Clear है, कोई डाउट बता देना। फिर अपना आता है प्रोडक्ट और सर्विस। यार प्रोडक्ट तो कोर है ना, हमने लास्ट चैप्टर में एक देखा था, प्रोडक्ट इज पाइवेटल फॉर बिजनेस। पाइवेटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, प्रोडक्ट, जो सारी स्ट्रेटेजीज में हेल्प करेगा डिसाइड करने में। Product stands for combination of goods or services that the company offers to the target market. Strategies are needed for managing existing product over time, adding new ones and dropping failed products. हमें strategies किस लिए चाहिए होते हैं, मैनेज करने के लिए existing products को, न्यू ऐड कर दो, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहो, और जो भी फेल हो गए, याद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने एक डिक्लाइनिंग स्टेज देखी थी, तो जिसका भी डिक्लाइनिंग स्टेज आ गया उसको क्या कर दो, कर दो। ठीक है, strategic decision must also be made regarding branding, packaging and other product features such as warranty. प्रोडक्ट से रिलेटेड हम देखेंगे ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड बहुत मैटर करती है। कई बार किसी चीज का नाम ही हमें इतना ऑथेंटिकेटेड सा लगने लग जाता है, उसका लोगो इतना ऑथेंटिकेटेड सा लगता है, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे आपने अगर दिखाओ कैडबरी की एक पर्पल से शेड की पैकेजिंग होती है, शाइनी सा पर्पल, कितने सालों से वही सेम है, अलग से अट्रैक्ट करते कैडबरी, है ना। और मैगी का येलो कलर आपको बताओ तो वो अलग से हाईलाइट होता है ना। तो पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। किसी की पैकेजिंग रफ सी हो, अच्छी नहीं हो, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही नहीं लगेगा। एंड अदर प्रोडक्ट फीचर्स सच एज वारंटी। द प्रोडक्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल मतलब जो होता है बड़ी बड़ी मशीन्स, ट्रक्स वगैरह हो, जो इंडस्ट्रीज में कमर्शियल में यूज होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कार होगी, बाइक, एक्टिवा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये नॉर्मल हाउस होल्ड में जो यूज होता है। असेंशियल्स और लग्जरी, असेंशियल्स आपके क्या होता है, ग्रोसरीज हो गया, आपकी क्लोथिंग हो गई, ये सब क्या हो गया एसेंशियल्स। लग्जरी में होता है उसी का प्रीमियम वर्जन, लाइक हाई एंड कार्स हो गई या हाई एंड वॉचेज हो गई, लग्जरी वॉचेज हो गई, लग्जरी क्लोथ्स जो आपके आते हैं 20-50 हजार के कपड़े, वो चीजें हो गई। ड्यूरेबल और पेरिशेबल, कुछ चीजें होती है ड्यूरेबल, जैसे कि सोफा हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, दीज आर ड्यूरेबल्स, कई साल चलते हैं, तो लोग इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा देंगे लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। पेरिशेबल जैसे कि टिश्यू पेपर, डिस्पोजेबल्स, इन पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे बिकॉज दे आर पेरिशेबल। क्वाइट ऑफन द डिफरेंशिएशन इज साइकोलॉजिकल रेदर देन फिजिकल। हम कहते हैं बहुत बार तो डिफरेंशिएशन साइकोलॉजिकल होती है रेदर देन फिजिकल। जैसे सपोज मैं बताती हूँ, मैं ना अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने लैपटॉप परचेज करा था, ठीक है, तो आई हैड 2 ऑप्शंस। एक लैपटॉप था अराउंड 60-65,000 का, एंड माइन जो मैंने अपने परचेज करा दैट वाज 75,000। ठीक है, तो अभी मेरे को नहीं पता, इसमें मेरे को तो इतना कुछ खास फर्क लगता भी नहीं है, लेकिन दैट शॉपकीपर कन्विंस्ड मी कि ये बहुत ही ज्यादा एआई बेस्ड है, एडवांस है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है वो 60,000 वाले में भी वो सब कुछ हो, लेकिन उसने मेरे को कन्विंस कर दिया कि भाई इसी में है वो सब कुछ। तो मेरे लिए क्या हो गया, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया कि इसमें अच्छा मिल रहा है, मैंने उसके लिए 10,000 एक्स्ट्रा भी पे कर दिया, 10-15 हजार। तो हमारे लिए क्या होता है, मोस्टली टाइम्स डिफरेंस क्या होता है, साइकोलॉजिकल rather than physical. It is enough if customers are persuaded, उनको कन्विंस कर लो to believe that market's product is different from others. For example, shampoos with different brandings, namely Head and Shoulder, Olay, Old Spice, Pantene, all products by the same company. एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, अलग अलग फीचर्स डाल दिए, जैसे हेड एंड शोल्डर बोल दिया कि सपोज डैंड्रफ नहीं होगा, या ऐसे ऐसे अलग अलग फीचर्स डाल के सेल कर दिए। For a new product, pricing strategies for entering a market need to be designed, and for that matter, at least 3 objectives must be kept in mind. 3 चीजें याद रखते हो। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखो, मेनली कस्टमर को प्रेफर करो, सफिशिएंट रिटर्न्स अपनी कंपनी के लिए भी अर्न करो, मार्केट शेयर को इंक्रीज करो। जब भी नया प्रोडक्ट आ रहा है कस्टमर को सेटिस्फाई रखो, सफिशिएंट मार्केट शेयर अर्न करो और प्रॉफिट्स अर्न करो। क्लियर, डन। फिर अपना बेसिक है, इसको जस्ट रीड लिख लो।
बहुत टाइप्स की मार्केटिंग रखी है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगी, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सोशल मार्केटिंग होता है कुछ सोशल कॉज के लिए, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन दिल्ली, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए मार्केटिंग करना सोशल मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग होता है एडिशनल कस्टमर सर्विसेज देना कोर प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि अगर हमने बोल दिया कि भाई हाईटेक सर्विसेज दे देंगे, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाईटेक सर्विसेज लाइक मूवी ऑन डिमांड, मूवी ऑन डिमांड दे देंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर कर देंगे, आप हमसे कंप्यूटर परचेज करोगे ऑनलाइन रिपेयर कर देंगे, सेक्रेटेरियल सर्विसेज दे देंगे, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग, कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करके, ईमेल करके, उसके घर जाके मार्केटिंग करना, डायरेक्ट मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना, जो पुराने कस्टमर्स है, जो फ्रीक्वेंट कस्टमर्स है, उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स देना इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। जैसे एग्जांपल है, ये आपके एमटीक्यू में भी आया था शायद, क्योंकि स्टडी का एग्जांपल है, एयरलाइंस ऑफरिंग स्पेशल लाउंजेस एट मेजर एयरपोर्ट्स फॉर फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स। सर्विस मार्केटिंग होता है सर्विसेज की मार्केटिंग करना, जैसे कोई भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी मार्केटिंग करना सर्विस मार्केटिंग। किसी पर्सन की मार्केटिंग करना, जैसे किसी पॉलिटिशियन की, किसी फिल्म स्टार की, इनकी मार्केटिंग करना इज पर्सन मार्केटिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी फर्म की मार्केटिंग करना ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। किसी जगह की मार्केटिंग करना, कोई अम्यूजमेंट पार्क, कोई थिएटर, कोई ऑफिस, कोई भी प्लेस है उसकी मार्केटिंग करना प्लेस मार्केटिंग। एनलाइटेंड मार्केटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस पे एक मिशन मार्केटिंग हो जाती है एक तरह से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं इसके। 5 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, एकदम यूनिक होनी चाहिए, वैल्यू मार्केटिंग, ऐसा लगना चाहिए कि कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, ऐसा लगना चाहिए किसी मिशन पे है, और सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटी का भी वेलफेयर। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा ऑयल था, एक विद्या बालन ऐड करती थी, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं याद उसका, बट शी यूज्ड टू से कि भाई ये ऑयल से आपके हेयर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और दूसरी चीज आप जो भी परचेज करोगे उसमें से ₹1 पर बोतल, ₹1 गर्ल एजुकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड भी, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा, इनोवेटिव भी, एक यूनिक चीज निकाली, यूनिक पहल की, लोगों को सुनने के लिए मजबूर होता है एकदम से, वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा, मिशन, एक मिशन होगा कि गर्ल एजुकेशन, और सोसाइटी का बेनिफिट भी हो रहा है, दैट इज एनलाइटेंड मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या होता है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स के लिए अलग अलग ऑफर्स देना, जैसे कि अगर कोई प्राइस सेंसिटिव है तो उनके लिए प्राइस से रिलेटेड ऑफर देना, किनको ज्यादा चीजें परचेज करने का शौक है तो उनको बाय 1 गेट 1 दे देना, ऐसे ऐसे अलग ऑफर्स देना, डिफरेंशियल मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग होता है जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इरेगुलर होती है, तो देखो एक्चुअल में भी होता है, तो आप क्या करते हो, जब डिमांड कम होती है, फॉर एग्जाम्पल अम्यूजमेंट पार्क्स, वीकडेज में डिमांड कम होती है तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, और वीकेंड्स पे डिमांड ज्यादा होती है तो थोड़ा मैनेजेबल रहे उसके लिए वो प्राइस हाई कर देते हैं, दैट इज सिंक्रो मार्केटिंग। जब प्रोडक्ट की डिमांड इरेगुलर सीजन के कारण या कुछ डेज पे या बेसिस पे, तो आइडल कैपेसिटी को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, अल्टर कर देते हो प्राइसिंग को, प्रमोशन को या इंसेंटिव्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बसेज है, मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा चाहिए होते हैं, रीजन भी ऑफिस जाते हो और आते हो तो उस टाइम हो सकता है प्राइस हाई हो, दिन में जब गर्मी होती है लोग नहीं जाना चाहते तो प्राइस कम हो। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, एक पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस करना। डीमार्केटिंग इज सिमिलर टू सिंक्रो मार्केटिंग। डीमार्केटिंग क्या होता है, जब आप डिमांड को टेम्परेरीली या परमानेंटली रिड्यूस करना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिमांड आती थी, तो आप उस टाइम प्राइस थोड़ा हाई कर देते हो कि डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए, मैनेजेबल हो जाए, ठीक है। हैपेंस व्हेन देयर इज ओवरफुल डिमांड, क्लियर। आपका देन स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में लास्ट टॉपिक है चैनल। चैनल का मतलब क्या था, टीवी वाला चैनल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, distribution system by which an organization distributes its products or provides its services. To understand the concept of channel, let us see some examples. कुछ कंपनीज हैं जैसे कि आपका लैक्मे, लैक्मे के रिटेल स्टोर्स में भी है, इंटरमीडिएट स्टोर्स में भी, हर जगह लैक्मे का प्रोडक्ट मिल जाएगा, हर चैनल पे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब, Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड ओन वेबसाइट। बोट जनरली सिर्फ आपको ऑनलाइन मिलेगा, अगर ऑफलाइन स्टोर्स में मिल भी रहा है तो उन्होंने भी ऑनलाइन मंगा रखा है, तो ये ऑनलाइन डील करता है। कोका कोला रिटेल शॉप्स पे मिल जाएगा, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप्स पे मिल जाएगा, आपकी ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, मिनट्स, इन सब पे भी मिल जाएगा, है ना, तो इससे कोका कोला का है। द वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर द सेल्स channel better position a business has to fight and win over competition, also having robust channel act as a barrier to entry। जैसे आप एक देखो Amazon, फ्लिपकार्ट, इनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है, ये क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई नया पर्सन आया है, लोकल कम्युनिटी को सर्व कर रहा है अभी अपने लोकल मार्केट को,
वो बेचारा कैसे इतना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा कि ऑल ओवर इंडिया तक प्रोवाइड करें, नहीं कर पाएगा ना। तो उनके लिए क्या होता है, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक लिमिटेड होता है। अगर आपको याद, अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा भी था, कॉमन बैरियर्स टू एंट्री, उसमें क्या था, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर एडिड एडवांटेज दे सकता है कि आप वहां प्रोवाइड नहीं कर रहे लेकिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ चैनल। आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं चैनल्स, तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है एंड देन आपको टाइप्स ऑफ चैनल बताने हैं। 3 चैनल होते हैं, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। सेल्स चैनल क्या होता है, intermediaries involved in selling the product through each channel ultimately to end user. For example, many fashion designers agencies sell their products to retail organizations so that customers can access them. ये तो आपके स्टडी का एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक ब्लू स्टार का एसी परचेज करना है, ठीक है। आपने क्या करा, Amazon की साइट पे गए, एसी सर्च करा, ऑर्डर प्लेस कर दिया। दिस Amazon इज योर सर्विस। ब्लू स्टार और कस्टमर के बीच का एक इंटरमीडियरी जो प्रोडक्ट को सेल कर, फिर Amazon से आपके घर तक डिलीवर हुआ कस्टमर तक थ्रू ई-कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बीज, किसी के भी थ्रू डिलीवर हुआ, जो एक्चुअल में फिजिकली हैंडल कर रहे हैं गुड्स को फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू एंड यूजर, यहां से लेंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे। दैट इज योर प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट को जो फिजिकली हैंडल कर रहे हैं, प्रोडक्ट चैनल। जिसके थ्रू सेल हो रहा है आपका, वो क्या हो जाएगा, जिसके थ्रू सेल हो रहा है, दैट इज योर सेल्स चैनल। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फिजिकली हैंडल कर रहा है, दैट इज योर, बताओ जी क्या होता है, प्रोडक्ट चैनल। और लास्ट में जब आपका ब्लू स्टार का एसी, हमने क्या देखा था, Amazon से आपके घर तक आ गया। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना, रिपेयर करना या आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस चैनल। रीड करते हैं एक बारी। The service channel refers to entities that provide necessary service to support the product as it moves through the sales channel after purchase by the end user. सर्विस चैनल इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लगता है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन देना पड़ता है, कस्टमर को असिस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बोश डिश वॉशर में भी सोल्ड इन बोश शोरूम। ये बोश शोरूम क्या है, सेल्स चैनल। देन वन सोल्ड इज इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन से पहले आपके घर तक जो पहुंचाएगा, प्रोडक्ट चैनल। और जो भी इंस्टॉल करके देगा, दैट इज योर सर्विस चैनल। Channel analysis is important when the business strategy is to scale up and expand beyond the current geographies and market. कब इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको स्केल अप करना है, एक्सपेंड करना है उसकी करंट मार्केट से। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर ब्रांड है, वो क्या चाहेगी, एल्डरली कस्टमर्स तक पहुंचना, और उनको क्या करना पड़ेगा, मोस्टली ऑफलाइन मोड पे रहना पड़ेगा। हम मेडिसिन जैसे देखो, नेटमेड्स या 1mg वो सब चल रहा है, ऐसा नहीं है, बट लोगों में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि भाई खराब मेडिसिन ना आ जाए, तो उसमें क्या प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स। Another example being, if a new drink brand wants to acquire customers, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आई है, they need to place their products via every channel possible. This channel the partners in growth plays a crucial role in internal strategic alignment. क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? आई होप समझ आ रहा होगा। अब अपने क्या क्या टॉपिक्स बचे इसमें, कोर कॉम्पिटेंसी बचा है, देन उसके बाद अपना क्या टॉपिक है, स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक बचा है। आफ्टर दैट वी हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज and in the end we have Michael Porter's generic strategy. 4 टॉपिक्स बचे हैं। हम इसमें से एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक करेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, that is your SWOT analysis. नाम से आपको अगर पता होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, थ्रेट्स। तो SWOT एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ देखना, वीकनेस देखना, इंटरनल है ये, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देखना एक्सटर्नल। ठीक है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इम्प्लीमेंटेड बिफोर ऑल कंपनी एक्शंस, आपको कोई भी एक्शन लेना है। अगर आपको सपोज आपने सीए चूज करा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी, अपनी स्ट्रेंथ देखी, सीए में क्लासेस लेनी, ऑनलाइन ले ऑफलाइन, अगर आप बहुत ज्यादा हाई क्लास डेडिकेटेड हो तो आप ऑनलाइन ले लोगे, और आपको लग रहा नहीं मेरे को तो सर पर डंडा चाहिए तो आप ऑफलाइन ले लोगे। उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। हर डिसीजन से पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्वॉट एनालिसिस। वेदर इट इज एक्सप्लोरिंग न्यू इनिशिएटिव्स, रिवैम्पिंग इंटरनल पॉलिसी, मतलब इंटरनल पॉलिसीज को चेंज कर रहे हो, कंसीडरिंग अपॉर्चुनिटीज ग्रो, और अल्टर अ प्लान मिडवे। जो प्लान चल रहा है उसको मिडवे आपको चेंज भी करना है, तो आप ये देखो कि भाई कैसे चेंज करें, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे।
One of the major criticism of this tool is that it does not generally provide for evaluation of strength. देखो इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि आप स्ट्रेंथ को इवेल्युएट नहीं कर पाते। इसका ना एक एग्जांपल देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप एक स्कूल में जाते थे, वहां पे आपको ना बहुत शौक था एक्टिंग करने का, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। ये मेरे को मतलब मैंने कुछ मूवी या कुछ सीरीज में देखा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है किसमें देखा था मैंने, और उसमें क्या था, वो पर्सन जो था स्कूल में जब एक्टिंग करता था तो लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि यार वहां पे तो मतलब बाकियों को नहीं आता था, कंधों में काना राजा टाइप। वो बंदा चढ़ गया, वो चला गया मुंबई एक्टिंग करने, वहां कोई उसको पूछ ही नहीं रहा। अपने एरिया में, अपनी सिटी में तो वो उसकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन बाहर जो लोग बैठे उसके कंपैरिजन में वो उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है, वो देखो ना। जैसे कोई कोई कहता है कि भाई मेरा तो मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स अच्छे के नाम पे आपको पता क्या आता है, 2+2, तो वो अच्छा थोड़ी ना है। आपको मैथ्स अच्छा होने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। तो कहते हैं मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश में आप क्या करते हो, बेसिक 2 मिनट बात कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी होना तो नहीं होगा ना। तो दूसरों से कंपेयर नहीं कर पाते आप स्ट्रेंथ को थ्रू स्वॉट एनालिसिस। वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इन कॉम्पिटिटिव कंटेक्स्ट, ठीक है। SWOT analysis for internal external environment. Internal analysis is more focused on understanding the existing structure and competencies of the business, thus highlighting the strength and weakness. Internally हमें क्या पता चलता है, strength और weakness. While external analysis is about identifying and preparing for uncontrollable, which can either be opportunities or threats. External से पता चलता है opportunity और threat. SWOT analysis tool होता है internal के लिए भी और external। अब इसमें पता क्वेश्चन कैसे आता है, आपको किसी भी कंपनी का एग्जांपल दे देंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और कहेंगे उसका स्वॉट एनालिसिस कर, तो आप स्वॉट एनालिसिस की डेफिनेशन लिख देना, मीनिंग बता देना कि स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एक्सटर्नल होता है, थोड़ा सा लिख देना। फिर आप उस कंपनी में देखना, जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे स्ट्रेंथ के, कि कोई कंपनी हो सकता है सेम डे डिलीवरी करे, आप ये अपने केस स्टडी में लगा सकते हो, और या फिर 1 आवर में डिलीवरी दे देती है, क्वालिटी अच्छी देती है, उसके पास ड्राइवर ज्यादा है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट सेल्स एक्सपोजर्स है। वीकनेस क्या हो सकता है, कॉस्टली है, मंथली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है, ईयरली लेना पड़ेगा तो कस्टमर ट्राई नहीं कर पाएगा। लार्ज कंज्यूमर ऑडियंस को इनएक्सेसिबल है क्योंकि लिमिटेड एरिया में काम कर रहा है। ऑप्टिमाइज्ड एसईओ टैग्स, एसईओ टैग्स होता है सर्च इंजन ऑपरेशंस नहीं है, वीकनेस होगी। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, करंट मोबाइल ऐप बहुत रिस्पॉन्सिव है, बिल्ट ऐप है, लार्जर वाइड टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है, एसईओ बहुत अच्छा है। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, कैन ऑपरेट एट अ लॉस टू ड्राइव अवे कंपटीशन, कंपटीशन को हटाने के लिए हो सकता है हमें बिल्कुल निग्लिजिबल प्रॉफिट पे काम करना पड़े। कॉस्टली स्टेट लॉस टू ओवरसी ग्रोसरी डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी अंडर रिव्यू इवैल्यूएशन, जब आपकी ग्रोसरी डिलीवरी जैसे वो 30 मिनट्स डिलीवरी, 10 मिनट्स डिलीवरी, इन पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स अगर हो जाए कि नहीं आप कर ही नहीं सकते ऐसा, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, आपकी अगर वो स्ट्रेंथ थी कि आप जल्दी डिलीवर करते हो, वो आपकी वीकनेस बन जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, स्वॉट। क्लियर है, यहाँ तक रीड करना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वॉट भी इंपॉर्टेंट है। अपना कॉम्पिटिटिव वो जो आपने देखा था ना, कौन सा टॉपिक एक था ना अपना जो हम ग्रुप मैपिंग कर रहे थे, उसका नाम मेरे माइंड से स्लिप हो गया, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, वो वाला टॉपिक, मेंडेलॉज मैट्रिक्स, सब इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अपना नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, अपना कोर कॉम्पिटेंसी का टॉपिक करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का टॉपिक करेंगे एंड माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जरूरी है देखनी, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट माइकल्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बताया उनको अच्छे से कर लो, जहां पे जो भी डाउट लगे, जो भी पॉइंट मेरे से पूछना हो, मेरे को या तो व्हाट्सएप कर देना, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई थी लास्ट वीडियो में, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी आप मेरे को बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चैप्टर 1 के ग्रुप्स मैंने जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर रखा है, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए सारे चैप्टर्स के तो आप मेरे को बता देना। ओके, थैंक यू।